आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एग्रीकल्चर यानी कृषि। कृषि क्या होती है? जब कृषि की बात की जाती है, कृषि वर्ड आते ही सबसे पहले मन में एक ही ख्याल आता है, खेती बाड़ी। तो कृषि की डेफिनेशन सिर्फ खेती बाड़ी तक सीमित नहीं है। कृषि थोड़ा सा और ब्रॉड है, थोड़ा सा और विस्तृत है। क्या कि फसलों, फलों, फूलों और सब्जियों का उत्पादन, साथ साथ पशुपालन और पशु उत्पादों का उपयोग, यानी ये सारा दोनों मिलाकर आप क्या बोल सकते हो? कृषि। यानी अगर एक सिंपल डिफाइन करो इसको, सिंपल डेफिनेशन के वे में बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो कि फसलों, फलों, फूलों, सब्जियों का उत्पादन तथा पशुपालन कृषि कहलाता है। यानी जितनी भी फसलें हैं, जितने भी फल फूल हैं, सब्जियों का प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उन सब के साथ साथ पशुपालन भी या मत्स्य पालन को भी मिला दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पशुपालन, मत्स्य पालन क्या कहलाता है? कृषि। तो कृषि सिर्फ कभी भी सिर्फ अब खेती बाड़ी तक सीमित मत होना, उसमें पशुपालन, मत्स्य पालन को भी शामिल करके रखना। ओके। अब कृषि की एक जो प्रक्रिया होती है, यानी खेती की जो प्रक्रिया होती है, पूरा सिस्टम जो है वो क्या होता है, किस तरीके से स्टार्टिंग से एंडिंग तक, वो आपको बेसिक ज़रूर पता होना चाहिए। खैर इसका एग्जाम में कोई खास तो यूज़ तो नहीं है, बट पता ज़रूर होना चाहिए। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखना, मैं पूरी कोशिश करूँगा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए इसी वीडियो में, और आपको वीडियो देखने के बाद बहुत मज़ा आएगा, ये गारंटी है। आपको ये नहीं लगेगा टाइम ख़राब हो आपका। तो कृषि प्रक्रिया में सबसे पहले जुताई होती है, फिर बुआई, निराई, सिंचाई, खाद, कीटनाशक, कटाई, दलाई या गहराई। ये प्रोसेस है, ये 8 स्टेप। सबसे पहले जुताई यानी खेतों को जोतना, यानी मिट्टी को भुरभुरा करना। अब खेतों को जोतना कैसे, वो आपने देखा होगा गाँव में, या यहाँ पे भी देखा होगा अपने शहरों में भी, ट्रैक्टर से खेती की जाती है, या फिर बैलों की मदद से देखा होगा आपने, 2 बैल ले लिए जाते हैं, और उसके अलावा हल का प्रयोग किया जाता है और जुताई की जाती है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है कृषि का? बुआई, यानी बीज को बोना। और तीसरा होता है निराई। निराई का मतलब होता है खरपतवार निकालना। अभी देखो एक एक वर्ड है, इसका मतलब भी अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि निराई का क्या अर्थ होता है, तो आप बता सकते हो कि निराई का अर्थ होता है खेतों से खरपतवार निकालना। ओके, खरपतवार समझते हो? उसमें जो अवांछनीय पौधे होते हैं जो साथ साथ फसलों के साथ साथ उत्पन्न हो जाते हैं, यानी जंगल आप बोल सकते हो, इंग्लिश में वीड्स बोलता है आई थिंक। उसके बाद सिंचाई। सिंचाई क्या होता है? पानी डालना। खाद खाद में क्या? खाद या उर्वरक डालना। उर्वरक यानी जो केमिकल के द्वारा बनाया जाता है, या फिर जो खाद जो आजकल के पुराने समय से ये चला आ रहा है, यानी गोबर, या फिर जो फल और सब्जी हो गया उनके छिलकों से जो तैयार किया जाता है उसे आप बोल सकते हो। तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद क्या? कीटनाशक का प्रयोग, यानी कीड़े मारने वाली दवाई का छिड़कना। क्योंकि आजकल की जो खेती होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग इसका होता है, और इसी की वजह से बहुत सारी और भी बीमारी जन्म ले रही हैं, उसका मेन रीज़न यही है। और उसके बाद है कटाई। फसल पकने पर काटना। कटाई का मतलब यानी फसल जब पक जाएगी तो उसे काटना। जैसे गेहूं की कटाई होती है, और भी सभी फसलों की कटाई तो होती है। और लास्ट में क्या होता है, जब जैसे आपने मक्के की खेती देखी है, तो मक्के की जब उसकी कटाई हो जाती है, उसके बाद उसकी बालियों में से, या गेहूं की बाली में से, या धान में से, है ना, उसके ऊपर की जो भूसा अलग करना, और उसके अंदर का बीज यानी अंदर का जो फल होता है वो अलग करना, तो उसी को बोलते हैं दलाई। ओके, यह स्टेप होता है कृषि का। ध्यान रखना, सबसे पहले जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई, खाद, फिर कीटनाशक, कटाई और दलाई या गहराई। ओके, उसके बाद बात करते हैं कृषि प्रणाली, एग्रीकल्चर सिस्टम। तो कृषि प्रणाली में इसको अगर डिवाइड करें तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यानी कि निर्वाह कृषि, या इसी को हम बोल सकते हैं जीवन निर्वाह कृषि, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में डिफरेंस क्या होता है तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। जीवन निर्वाह कृषि का मतलब जो अपने जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है, अपना यानी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए फसलों को उगाना। और वाणिज्यिक कृषि में क्या? वाणिज्यिक कृषि का मेन पर्पज होता है, मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार के लिए। ठीक है। और निर्वाह कृषि में भी 2 टाइप की निर्वाह कृषि होती है, एक प्रारंभिक कृषि और दूसरा गहन कृषि, या इसी को हम बोल सकते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि और गहन जीवन निर्वाह कृषि। और वाणिज्यिक में भी ऐसे मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, इनके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मिश्रित कृषि कुछ खास एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए थोड़ा सा मैं इसको अभी समझा देता हूँ कि मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि जब एक ही खेत में एक से अधिक फसलों को उगाया जाता है, साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। यानी कि कृषि के साथ साथ पशुपालन करना भी मिश्रित कृषि कहलाता है। ओके, मिक्स फार्मिंग। बाकी आगे डिस्कस करेंगे हम, चिंता न करो। उसका कृषि ऋतुएं 3 टाइप की होती हैं, खरीफ, जायद और रबी।
आपने दो ही पढ़ा होगा इससे पहले 8th क्लास में, 9th क्लास में, खरीफ और रबी, लेकिन जायद भी होता है इन दोनों के बीच का इंटरवल। चलो उसके बारे में भी आगे और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में कृषि के प्रकार जो है उसमें निर्वाह कृषि क्या होता है। तो निर्वाह कृषि का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसान अपने परिवार का पोषण करने के लिए उत्पादन करता है। ये तो मैंने आपको समझा दिया है। यानी कि मेन पर्पज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार का पोषण करना, यानी पालन पोषण करना। ओके, इसमें परंपरागत कृषि उपकरणों तथा तरीकों का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत यानी जो पहले से प्राचीन काल से चला आ रहा है उसी टाइप के उपकरण, यानी उसी टाइप के औजार, उन्हीं औजारों का प्रयोग करना और उसी मेथड का, उसी तरीके का प्रयोग करना। और जैसे मैंने बताया था अभी कि जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। तो इसको अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर पढ़ना हो तो इस तरीके से पढ़ो, बाकी डिटेल में भी आगे हम पढ़ेंगे कि जीवन निर्वाह कृषि में क्या होता है कि कोई सिर्फ ये जीवन यापन के लिए कर रहे हैं तो इसमें खेतों का आकार कैसा होगा, छोटा होगा। और वाणिज्य यानी व्यापार करने के लिए, तो व्यापार यानी अब देश विदेश को निर्यात करने का भी उद्देश्य हो सकता है इसमें, तो इसमें खेतों का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। इसमें परंपरागत तकनीक होगी और इस वाणिज्यिक में क्या से होगी, नवीनतम यानी नई तकनीक और नए औजार। जीविका निर्वाह कृषि में स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन होता है, यानी अपने परिवार के पालन पोषण के अलावा आप आसपास के बाज़ारों में भी थोड़ा बहुत बेच सकते हो, उसके लिए भी उत्पादन कर सकते हो। जबकि वाणिज्यिक कृषि में मेन पर्पज होता है निर्यात के लिए उत्पादन करना, यानी निर्यात यानी किसी दूसरे राज्य को या किसी दूसरे देश को निर्यात करना। जीविका निर्वाह कृषि में 2 या 3 फसलें होती हैं शामिल, जबकि इसमें वाणिज्यिक कृषि में एक मुख्य फसल पर बल दिया जाता है, यानी एक फसल का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। और जीविका निर्वाह कृषि में खाद्य फसलों की पैदावार पर बल दिया जाता है। खाद्य फसलें यानी खाद्यान्न फसलें, यानी खाने पीने की फसलें। ओके, खाने पीने वाली यानी जिससे कि मतलब कि डेली लाइफ की चीज़ें हमें आसानी से मिल सकें। और वाणिज्यिक कृषि में ऐसी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यापार करना, यानी जैसे गन्ना। अब गन्ना का व्यापार होगा, गन्ने से चीनी बनेगी, फिर और कपास हो गया, गेहूँ हो गया, इन सब की खेती की जाती है बड़े पैमाने पर। ओके, जीविका निर्वाह कृषि में भी 2 टाइप थे, है ना। तो सबसे पहले क्या, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो इसको देखते हैं, बहुत डिटेल में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, कोई डाउट ना रह जाए इस तरीके से। इसमें होता क्या है, देखो, जिस प्रकार की खेती से केवल इतनी उपज होती है कि उसके परिवार का पेट भर सके, उसे हम प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। वही आ गया निर्वाह कृषि वाली डेफिनेशन सेम। ओके, इस प्रकार की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है, ये भी हमें समझ में आ चुका है। इसमें आदिम औजार, आदिम यानी प्राचीन, यानी वही जैसे आप बोल सकते हो पारंपरिक औजार, यानी ठीक है परंपरागत तरीके से जो प्राचीन काल से यूज हो रहे हैं। और परिवार या समुदाय के श्रम का इस्तेमाल होता है, यानी कि पुराने औजारों का, यानी जो पहले से चले आ रहे हैं, और पूरे परिवार या आसपास की जो कम्युनिटी होती है, समुदाय, उनकी मेहनत, उनके श्रम, ओके, उनके लेबर का इस्तेमाल होता है। लेबर का मतलब मेहनत होता है। ओके, सिर्फ मजदूर ही नहीं होता हमेशा। और यह मुख्यतः मानसून पर और ज़मीन की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। यानी ऐसी कृषि जो है वो किस पर निर्भर है, मानसून पर, और जो ज़मीन की प्राकृतिक उर्वरता है, यानी ज़मीन में अलग से कुछ रसायन, हम केमिकल्स नहीं डालते, ज़मीन में जितनी भी उर्वरा शक्ति है उसी पर निर्भर करते हैं हम। इस प्रकार की कृषि में किसी स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से ही किसी फसल का चुनाव किया जाता है। यानी कि पर्टिकुलर उस जलवायु में जहाँ पे वो खेत है वहाँ की जलवायु कैसी है, उस जलवायु के अनुसार ही फसलों का उत्पादन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे अलग से हम रसायन का प्रयोग करके या बहुत ज़्यादा सिंचाई का प्रयोग करके तब अलग से खेती करेंगे। ठीक है। और प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को एक और नाम से हम जानते हैं, ध्यान रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, कर्तन दहन खेती। कर्तन दहन खेती भी इसे कहा जाता है। अब कर्तन दहन खेती क्या होता है, इसमें होता क्या है कि ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को काटा जाता है और फिर उसे जला दिया जाता है। यानी जमीन पे पेड़ पौधे जो भी जंगल होगा उसे काट लिया जाता है और उसे जला दिया जाता है। जलाने के बाद क्या वही खाद बन जाती है, तो उसे जलाने से जो राख बनती है उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है। उसके बाद फसल उगाई जाती है। मिट्टी में जब उसे मिला दोगे तो वो खाद के रूप में यूज हो जाएगा, तो फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। अब किसी ज़मीन के टुकड़े पर 2-4 बार खेती करने के बाद उसे परती छोड़ दिया जाता है। परती का मतलब क्या होता है, खाली छोड़ देना। यानी कि उस पर 2-4 बार खेती करने के बाद उसे 1-8 साल के लिए या 6 महीने के लिए, कुछ समय के लिए बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं, उस पर कोई खेती नहीं की जाती। उसके बाद एक नई ज़मीन को खेती के लिए तैयार किया जाता है। यानी उस ज़मीन को छोड़कर जब हमने उस पर 2-4 बार खेती कर ली, फसल का उत्पादन कर लिया, काट लिया, तो उसको छोड़ देंगे खाली, यानी उसी को बोलते हैं परती। ठीक है। और उसके बाद हम नई ज़मीन तैयार करते हैं, उस पर खेती करते हैं। अब इसके बीच में होता क्या कि जो हमने खाली उस ज़मीन को छोड़ा, परती छोड़ा, तो परती छोड़ने के बाद क्या होता है कि उस ज़मीन में ना अपने आप उसकी उर्वरा शक्ति
अपने आप फिर क्या होता है, प्राकृतिक तरीके से जो खोई हुई होती है वो वापस आ जाती है, क्योंकि हमने उसे काफ़ी समय तक उस पर उत्पादन नहीं करेंगे, 1 आध साल तक, तो अपने आप फिर उसमें उपज की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। ओके, इसी को हम झूम खेती भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि जंगलों को काट काट कर उसके बाद उसको जला दिया जाता है, फिर मिट्टी में मिला दिया जाता है उस राख को, फिर खेती की जाती है। तो अब देखो इसी कर्तन दहन खेती को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में इससे कुछ क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, इसलिए बताना जरूरी है। जैसे देखो असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में झूम खेती के नाम से जानते हैं इसे, इसलिए कर्तन दहन खेती को हम झूम खेती भी कहते हैं, दोनों सेम है, ध्यान रखना। मणिपुर में पामलू कहते हैं, बस्तर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हम क्या कहते हैं, इसे दीपा। मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा, उड़ीसा में पामादाबी या कोमन या बरीगा, पश्चिमी घाट में कुमारा, दक्षिण पूर्व राजस्थान में क्या कहते हैं, वालरे या वॉल्ट्रे, हिमालय में खी कहते हैं, झारखंड में कुरुवा, मैक्सिको और मध्य अमेरिका तक पहुंच गए हम, देखो वहाँ पे क्या कहते हैं, मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील रोका, रोका ये शादी वाला रोका नहीं है, ध्यान रखना। ओके, ब्राज़ील में क्या कहते हैं, रोका, और मध्य अफ्रीका में मसोले, और वियतनाम, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया था कि कर्तन दहन कृषि को वियतनाम में किस नाम से जानते हैं, तो रे नाम से जानते हैं, सिर्फ रे। ओके, चलो ये हो गया। अब आगे डिस्कस करते हैं गहन जीविका निर्वाह कृषि या गहन जीविका कृषि। तो गहन जीविका कृषि क्या होती है, देखो वो जो अभी हमने पहले पढ़ा वो क्या छोटे पैमाने पर होता था ना, छोटे भूभाग पर, जबकि जब कृषि बड़े भूभाग पर होती है और सघन आबादी का मतलब जहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है, घनी आबादी वाले क्षेत्रों में होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गहन जीविका कृषि कहते हैं। यानी बहुत बड़े पैमाने पर होती है, बड़े भूभाग पर होती है और आबादी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उसी को हम गहन जीविका कृषि कहते हैं, याद रहेगा। इस प्रकार की कृषि में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का अत्यधिक इस्तेमाल होता है। यानी इस प्रकार की खेती में हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी हमारा ज़्यादा लगता है, केमिकल्स भी यूज होता है थोड़ा, है ना, और उसके अलावा हम क्या करते हैं, सिंचाई का भी अत्यधिक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, उसमें कम था, इसमें ज़्यादा है। क्लियर है। पहले कौन सा पढ़ा था हमने, फर्स्ट ये वाला याद है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। तो दोनों में ध्यान रखना, एक प्रारंभिक हो गया, जिसमें मैंने दोबारा आपको दिखा दिया है, और दूसरा क्या, गहन जीविका। ओके, गहन जीविका कृषि की कुछ समस्याएं भी हैं, वो ध्यान से समझना, बहुत आसान है, एक बार में सुनते याद हो जाएगा। कि पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीन का बंटवारा होने लगता है, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती है आगे तो ज़मीनें बंटने लगती है। जैसे घर में पहले मान लो आपके फादर इकलौते भाई हैं, अब उनके आप 2 भाई हो, यानी कि उनके 2 बेटे हैं, तो अब उनके बाद जो ज़मीन का बंटवारा होगा 2 लोगों में होगा, फिर आपकी फैमिली और बढ़ेगी, उसमें 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो फिर इस तरीके से क्या होता है, ज़मीनों का बंटवारा होने लगता है। अब जब ज़मीन का बंटवारा होगा तो इससे आकार छोटा होता चला जाएगा, ज़मीन का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी मान लो पहले आपके पास 500 गज ज़मीन थी, 500 गज ज़मीन फिर 2 लोगों में बटी तो 250 गज हो गई, फिर उसके बाद वो 2 लोगों में और बटेगी, तो फिर इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते जाती हैं। अब इससे क्या होता है कि जब ज़मीन छोटे छोटे भूखंड में बढ़ जाती है तो उसका पैदावार जो होता है वो लाभप्रद यानी फायदेमंद नहीं रह जाता। ये क्योंकि कम ज़मीन पे अगर उत्पादन करोगे तो कम उत्पादन होगा, तो प्रोडक्शन बड़े लेवल पर नहीं हो पाएगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता। इसके फलस्वरूप किसानों को रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ता है, यानी वो खेती बाड़ी छोड़कर सोचते किसी और राज्य में चलते हैं और वहाँ जाकर काम की तलाश में निकल लेते हैं, तो उसी को बोलते हैं पलायन करना। ठीक है, तो ये गहन जीविका कृषि होती है और जिसकी समस्या भी मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद बात करते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का एक और नाम है दूसरा व्यापारिक कृषि, यानी मेन पर्पज ही क्या होता है इसका, व्यापार का उद्देश्य होता है। जब खेती का मुख्य उद्देश्य पैदावार यानी उत्पादन की बिक्री करना हो, यानी उत्पादन जो भी हमने किया उसको क्या करना हो, बेचना हो, तो उसे वाणिज्यिक या व्यापारिक कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में अब देखो व्यापार के लिए है, तो अभी मैंने आपको डिफरेंस समझाया था व्यापारिक कृषि में और उसमें जीविका निर्वाह कृषि में। आधुनिक साजो सामान यानी आधुनिक औजारों का इस्तेमाल होता है। इसमें अधिक पैदावार वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और खरपतवार नाशक का इस्तेमाल होता है। ये तो आप कॉमनली मतलब आप अगर आप किसान फैमिली से तो आप तो आसानी से लिख सकते हो, या खेती बाड़ी के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो आप समझ सकते हो कि पहले क्या होता था और अब क्या होता है। वाणिज्यिक कृषि यानी वर्तमान कृषि का रूप है बस। भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि होती है। कहाँ पे, पंजाब में, हरियाणा में, ये सब तो नाम सुने आपने कि यहाँ पे खेती ज़्यादा होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ बड़े भागों में। ओके, कौन सी कृषि, वाणिज्यिक कृषि। इसके अलावा बिहार,
बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि बिहार का नाम तो आया नहीं, बिहार में भी होती है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि में भी इस प्रकार की खेती होती है। ठीक है, चलो अब जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो यार, 15 मिनट तक देख लिया अपने वीडियो को। अब आगे फिर आगे बढ़े, फिर जल्दी से करो और शेयर करना मत भूलना। अब बात करते हैं रोपण कृषि की। रोपण कृषि, ध्यान सुनना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जब किसी एक फसल को एक बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, जब किसी एक फसल को, पिछले वाले में क्या था, मिक्स भी हो सकता था क्योंकि हम उसमें जीवन निर्वाह के लिए कर रहे थे, ओके, अपने लिए। लेकिन जब हम व्यापारिक की बात करने लगे तो व्यापारिक में मेन पर्पज होता है निर्यात करना। तो जब किसी एक फसल को एक बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है या उपजाया जाता है तो उसे रोपण कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में बड़ी पूंजी यानी बहुत मात्रा में पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। पूंजी का मतलब कैपिटल यानी पैसा, और बहुत सारे कामगारों की जरूरत पड़ती है। कामगार यानी काम करने वालों की, मजदूरों की। रोपण कृषि से मिलने वाला उत्पाद अक्सर उद्योग में इस्तेमाल होता है, यानी रोपण कृषि से जो भी हमें उत्पादन या प्रोडक्शन जो मिलता है उसे हम कहाँ प्रयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल उद्योगों में होता है, फैक्ट्रियों में, ओके। जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि रोपण कृषि के मुख्य फसल हैं, ओके। ध्यान रहेगा, रोपण कृषि का फसल चाय, कॉफ़ी, रबड़, या रबड़ यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइप गलत हो रखा है, सही कर लेना। गन्ना, केला रोपण कृषि के मुख्य फसल है। चाय का उत्पादन, अब ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम में एक मार्क्स का क्वेश्चन या मैप वर्क में पूछा जाता है। चाय का उत्पादन मुख्य रूप से असम और उत्तरी बंगाल के चाय के बागानों में होता है। कॉफ़ी का इस्तेमाल या कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ होता है, कॉफ़ी का उत्पादन इस्तेमाल तो हर जगह होता है, उत्पादन तमिलनाडु में, ओके। और केला जो होता है वो बिहार और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। पटना तो वैसे भी केले के लिए बहुत पॉपुलर है, सुना होगा आपने। उसके अलावा रोपण कृषि की सफलता के लिए यातायात और संचार के विकसित माध्यम और अच्छे बाजार की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके लिए संचार भी कुशल होना चाहिए और बाजार भी अच्छे होने चाहिए। क्योंकि इसका मेन पर्पज क्या है, बड़े पैमाने पर उत्पादन करना, और बड़े पैमाने पर उत्पादन करेंगे तो बाजार भी तो मिलना चाहिए ना। अब सिर्फ प्रोडक्शन करके घर पर रखना तो है नहीं, बेचना भी है इसे। चलो उसके बाद आगे बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न यानी शस्य प्रारूप। यानी कि भारत में शस्य यानी क्रॉपिंग यानी फसल, तो भारत में फसल के लिए 3 ऋतुएं बनाई गई हैं, यह मानी जाती हैं, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसल जो होती है वो जाड़े में उगाई जाती है, जाड़े यानी ठंड में, सर्दियों में, इसलिए इसे जाड़े की फसल भी कहते हैं। रबी की बुआई जो होती है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होती है और कटाई अप्रैल से जून के बीच में होती है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो भी फसलें उगाई जाती है उसे हम कौन सी फसल बोलते हैं, रबी की फसल, याद रहेगा, ओके। और अप्रैल से जून तक के बीच में इसकी कटाई हो जाती है। अब इसमें रबी, अब जैसे सर्दी की बात हो रही है, यानी सर्दी में उगाई जाती है जाड़े में, तो जाड़े में आपने कौन कौन सी फसलें आपने सुनी होगी, देखी होगी सर्दियों के सीजन में, गेहूँ, बार्ले, मटर सुना होगा आपने, सर्दियों में मटर मिलता है, चना, सरसों, ये सब क्या है, रबी फसल का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश रबी फसल के मुख्य उत्पादक हैं, ध्यान रखना, याद रहेगा। ये सारा नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट आ रहा है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया। और उसके बाद खरीफ की बात करते हैं। खरीफ की फसल गर्मी में उगाई जाती है, ये सर्दी में था और ये गर्मी में, ओके, इसलिए इसे गर्मी की फसल भी कहते हैं। खरीफ की बुआई कब चालू होती है, जब मानसून आता है ना, मानसून कब आता है, जून में आना स्टार्ट हो जाता है, कई बार थोड़ा लेट होता है तो जुलाई तक आता है। तो मानसून के आगमन होते ही जून और जुलाई में खरीफ की बुआई शुरू हो जाती है। बेसिकली अगर हम बोले मूल रूप से तो जुलाई में शुरू होता है, लेकिन जून मानसून कई बार जून में भी आ जाता है आराम से। स्टार्टिंग में पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्टार्ट तो होता है केरल से आना, तो केरल में 1 जून के आसपास आना स्टार्ट हो जाता है मानसून, तो वहाँ से इसकी बुआई चालू हो जाती है। लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप नहीं कह सकते कि जून में चालू होती है, जुलाई में बेसिकली स्टार्ट होता है इसकी बुआई, ओके। और कटाई कब होती है, सितंबर अक्टूबर में होती है, ठीक है, याद रहेगा। ये खरीफ की बात हो गई। अभी खरीफ में देखो, अभी जून जुलाई के बाद की बात करें तो आप इसमें कौन कौन सी फसल देख सकते हो। खरीफ की मुख्य फसलें कौन सी होगी, धान, मक्का भी इस समय होता है, ध्यान रखना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। धान तो सुना होगा ना आपने, चावल है ना, बाजरा, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन, ये खरीफ की मुख्य फसलें हैं, याद रहेगा। धान के मुख्य उत्पादक हैं कौन कौन से, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटवर्ती इलाके, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये सारे, इन सब जगहों पे धान की फसलें बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं। और एक खास लाइन और ध्यान रखने वाली बात है, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक साल में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पे, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में एक साल में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं, जिन्हें औस
अमन और बोरो कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा होगा आपको। सारी चीज़ें एक से दो बार वीडियो सुन लोगे ना, पूरा याद हो जाएगा आपको, कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलो अब जायद की बात करते हैं। जायद का मौसम रबी और खरीफ के बीच का होता है, यानी जो रबी और खरीफ के बीच का जो पार्ट बचता है, जो मंथ बच जाते हैं, उसके बीच में कुछ फसलें उगाई जाती हैं जो बहुत जल्दी तैयार होती हैं, उसी को हम बोलते हैं जायद। अब इसमें क्या हो गया, तरबूज, खरबूज या खरबूजा जिसे बोलते हैं, खीरा, ककड़ी, सब्जियां और चारे वाली फसलें, चारा पशु को जो देते हैं, ये फसलें उगाई जाती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, जायद फसलें। ओके। गन्ने को भी जायद में शामिल किया जाता है, ध्यान रखना, गन्ने को भी इसी मौसम में लगाया जाता है, लेकिन उसे पूरी तरह से बढ़ने में लगभग 1 साल लग जाता है, कम से कम 10 महीने, 9 से 10 महीने, नहीं तो 1 साल में गन्ना तैयार होता है। और गन्ने को पानी भी काफ़ी चाहिए होता है, इसीलिए सुना होगा आपने महाराष्ट्र के कई इलाकों में सूखा पड़ जाता है कि वहाँ गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, और वहाँ बारिश जब कम होती है तो उस केस में कई बार दिक्कत हो जाती है। विदर्भ सुना होगा ना अपने, विदर्भ में, तो वही इलाका है ये जहाँ पे गन्ने की खेती होती है, और फिर प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ बारिश कम होती है उस इलाकों में कई बार, और बारिश कम होती है तो सूखा पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि गन्ने की खेती जहाँ करोगे तो ज़मीन में पानी की मात्रा कम बचती है, क्योंकि गन्ना सारा पानी ऑब्जर्व कर लेता है। चलो अब उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं जो 1-1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, और फिर और कुछ भी देखते हैं आगे। एक है सस्यावर्तन। सस्यावर्तन क्या होता है, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भूमि के किसी टुकड़े पर फसलें बदल बदल कर बोना है। देखो, भूमि में जब आप किसी ज़मीन पर फसल बार बार एक ही टाइप की फसल लगाओगे तो उसके जो उत्पादन यानी उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जाती है, इसलिए उस पर बार बार फसल को बदल बदल कर लगाओगे तो उसमें उत्पादन की जो कैपेसिटी वो बढ़ जाएगी, क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी, तो उसी को हम बोलते हैं सस्यावर्तन। ओके। चकबंदी, ये एग्जाम में 1 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। चकबंदी क्या होता है कि बिखरी हुई कृषि जोतों अथवा खेतों को एक साथ मिलाकर आर्थिक रूप से लाभप्रद बनाना। जैसे छोटे छोटे खेत के टुकड़े हैं, जैसे मान लो आपका एक खेत छोटा सा आपके घर के पास है, दूसरा कहीं और है, मान लो दो टुकड़े इस तरीके से हैं, तीसरा कहीं और भी है, मान लो इस तरीके से, बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन कृषि के लिए हैं, जहाँ पे खेती आप कर सकते हो, लेकिन छोटे टुकड़े हैं जहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा। तो आप क्या करोगे, जैसे आपका खेत आपके घर के पास एक है और 2 खेत दूसरी जगह है छोटे छोटे, और ऐसे ही आपकी जान पहचान में ही कुछ लोग और भी ऐसे हैं जिनके भी छोटे छोटे खेत हैं और वो आपके खेत के अगल बगल में हैं, तो फिर आप उनसे आपस में एक डील कर लोगे कि आपस में यहाँ वाली जो जगह है वो आप ले लो और वहाँ वाली जगह मुझे दे दो। अब उससे क्या होगा, वहाँ पे एक टुकड़ा आपका पहले था ज़मीन का टुकड़ा, दूसरा अपने पड़ोसी से ले लिया, जो बगल में था छोटा सा टुकड़ा दूसरे का वो आपने ले लिया, और आपका जो अपना आपके घर के पास या कहीं और था वो आपने दूसरे को दे दिया। इस तरीके से क्या होता है कि जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको एक साथ जोड़ लिया जाता है, नहीं खेतों को बड़ा बना दिया जाता है। जैसे आपका एक छोटा सा मकान है, मकान तो नहीं है, हम खेती की बात करेंगे, एक छोटा सा प्लॉट है जिसमें आप खेती करते हो, और एक छोटा सा प्लॉट दूसरी जगह है, जहाँ पे दूसरी जगह आपका छोटा सा प्लॉट है वहाँ पे एक और इंसान है जिसका एक छोटा सा प्लॉट है, वो भी खेती करता है, आप भी खेती करता हो, लेकिन प्रॉफिट दोनों में से किसी का भी नहीं है। तो अगर वो दोनों छोटे छोटे खेतों को एक साथ मिला दिया तो एक बड़ा खेत बन सकता है। तो आप क्या करोगे, वहाँ का उसका जो छोटा वाला खेत है वो ले लोगे और आप किसी और जगह का अपना छोटा खेत उसे दे दोगे ताकि उसको भी प्रॉफिट हो जहाँ पे उसे चाहिए और आपको भी प्रॉफिट हो। तो उसी को हम बोलते हैं चकबंदी, यानी जो खेत जो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरे हुए हैं उनको मर्ज करना, उनको मिलाना। ओके। हरित क्रांति, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग, कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग, आधुनिक तकनीक, अच्छी खाद उर्वरकों का प्रयोग करने से कुछ फसलों विशेषकर गेहूं के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति। यानी कि जो आपने पढ़ा होगा उच्च पैदावार वाले बीज HYV सीड्स, 9th क्लास में भी था ये, उनका प्रयोग, खाद और उर्वरक का प्रयोग, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके फसलों को उत्पादन में वृद्धि को हम हरित क्रांति कहते हैं। इसकी शुरुआत 1960 से 1970 1960 से 1970 के दशक में हुई। इस क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उपज को बढ़ाना। इस क्रांति में नई टेक्नोलॉजी और अधिक उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल पर जोर दिया गया, तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। हरित क्रांति के परिणाम सुखद आए और ख़ास तौर पर पंजाब और हरियाणा में बहुत अच्छे फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। याद रहेगा मेन बातें, क्या क्या प्रयोग किया गया था, क्या इसका मेन था, मुख्य इसका मेन पर्पस था, मुख्य उद्देश्य था कि फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना, जिसमें गेहूँ, चावल, ये सारी चीज़ें ज़्यादा थी। ओके। उसके बाद एक वर्ड और है श्वेत क्रांति, यानी दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारना।
क्या कहलाता है? श्वेत क्रांति कहलाता है। यानी श्वेत क्रांति में मेन पर्पस था दूध के उत्पादन में वृद्धि करना, और इसी को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। तो पूछा जाए ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति से या दूध के उत्पादन में वृद्धि से। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और भी पूछा जाता है एग्जाम में 1 मार्क्स का, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? जूट या पटसन, याद रहेगा। चलिए अब खाद्य सुरक्षा की बात करते थे, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का। खाद्य सुरक्षा में क्या, खाद्य सुरक्षा होता क्या है कि समाज के हर वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा तंत्र का निर्माण किया है। इसके मुख्य भाग निम्नलिखित है। खाद्य सुरक्षा में क्या होता है कि सरकार का ये लक्ष्य होता है कि समाज के हर वर्ग को, हर व्यक्ति को किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में उसको खाने के लिए न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराई जा सके, ताकि उसका जीवन यापन आसानी से हो सके। अब इसके लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए, कुछ पॉलिसी बनाई है, कुछ चीज़ें बनाई हैं, उनको हम देखते हैं। तो क्या है? सबसे पहले बफर स्टॉक। बफर स्टॉक एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इसको भी। FCI का नाम सुना होगा आपने। FCI की फुल फॉर्म होती है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, याद रहेगा। FCI फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक सरकारी संस्था है जो किसानों से अनाज खरीदती है, किसानों से अनाज खरीदती है और विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर बफर स्टॉक रखती है। यानी कि सरकार क्या करती है, ये सरकार बोल लो आप, या ये सरकारी संस्था है जो है FCI, ये किसानों से अनाज खरीदेगी, उसे अलग अलग स्थानों पर इकट्ठा करके स्टोर करके रखेगी। उसी को हम क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। बफर स्टॉक का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी भी स्थान पर खाद्यान्न की कमी होती है, यानी जब कोई जैसे बाढ़ आ गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे खाद्यान्न को उत्पादन करना संभव नहीं लग रहा, तो जो बफर स्टॉक हमने बचा रखा है उसका प्रयोग किया जाता है, तो सुरक्षित रखा हुआ था। उसके बाद देखिए PDS का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, हिंदी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस कार्यक्रम के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को, इस कार्यक्रम के तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को सस्ते दामों पर खाद्यान्न और ज़रूरी चीज़ें मुहैया यानी उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, जैसे राशन की दुकान होगी ना, वो इसी का एग्जाम्पल है। PDS का लाभ लेने के लिए लोगों को राशन कार्ड बनवाना पड़ता है। PDS यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ लेने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है? राशन कार्ड बनवाना पड़ता है। गरीबी रेखा से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह के राशन कार्ड बनते हैं। गरीबी रेखा से नीचे का मतलब हो गया BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, और गरीबी रेखा से ऊपर का मतलब हो गया APL, अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, PDS को FCI द्वारा आपूर्ति की जाती है, यानी ये सिस्टम किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? FCI के द्वारा। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, और हाँ, आप इंस्टाग्राम और FB पेज पे भी एपेक्स कोचिंग सेंटर के नाम से जो मिल जाएगा आपको, वहाँ आप जुड़ सकते हो, कोई डाउट्स हो पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और हाँ, अभी रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? अभी थोड़ा सा और बस समझाना है कुछ। ये चीज़ें, ये अब इसमें ज़्यादा समझाना तो नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी फसल का टाइप दे देगा, उसके बारे में आपसे पूछेगा, उसके लिए तापमान कितना चाहिए, उसके वो कौन सी फसल है, उसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जलवायु कैसी होनी चाहिए, और वो कहाँ पे उसका उत्पादन होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और ये आपको CBSE तो नहीं कह सकते आप, जो एजुकेशन बोर्ड है दिल्ली का जो मतलब कि जहाँ पे आपको दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये आई थिंक सपोर्ट मटेरियल मिल जाएगा, या फिर edu.del.nic.in पर मिल जाएगा। और सपोर्ट मटेरियल में भी आप देख सकते हो, इस तरीके का पूरा चार्ट दिया हुआ है, जो जिसकी हेल्प से आप ये आसानी से याद कर सकते हो कि कौन सी फसल के लिए कितना टेम्परेचर, कितनी रेन यानी वर्षा होनी चाहिए, कैसी जलवायु होनी चाहिए, और कौन से क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। तो ये आपको खुद से याद करना है। इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैं दे दूंगा। ओके, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें याद करनी है। अब इसमें कुछ समझाना नहीं है, इसलिए मैं आपको लास्ट में सिर्फ मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप इसी PDF से पढ़ लेना। ओके, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रह गया, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना। ओके, ताकि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं जल्दी बना सकूँ।